हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू #AskTripleIM। इस चैनल के दौरान हम आपको आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर हमेशा देते रहते हैं। हमारे वीडियो के नीचे जितने भी अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे गए थे, उसके क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। और वो क्वेश्चन है मिस्टर यासीन रूपानी का। उसने पूछा है कि सर, थैंक्स अ लॉट, योर रिप्लाई इज वेरी मच हेल्पफुल टू अस टू प्रोसीड इन द राइट डायरेक्शन। उसने पूछा है सर, हाउ टू know top 5 importer/buyers of our targeted countries as we get data in bulk without any other details regarding import capacity of the buyer। उसने ऐसा पूछा है कि अगर हम लोगों का कोई प्रोडक्ट है तो हम लोगों को बहुत सारी डेटा मिलती है, लेकिन हमें ये जानना है कि टॉप 5 इम्पोर्टर्स वर्ल्ड में कौन से हैं करके। तो मुझे आपको ये बताना है कि वो टॉप 5 इम्पोर्टर हो या ना हो, आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। आपको तो यहाँ वहाँ बाहर से इम्पोर्ट, आपको तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने का ही मतलब है। वो टॉप 5 में है या नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस बात का ध्यान रखिए कि वो आपका इम्पोर्टर है, वो आपसे इम्पोर्ट कर रहा है, वो आपका बायर है। तो आप किसी को भी भेजिए, किसी भी कंट्री में भेजिए। कभी कभी कुछ इंक्वायरी ऐसी भी आती हैं कि सर मैं ये माल अफ्रीका भेजना चाहता हूँ या मैं ये माल रशिया भेजना चाहता हूँ। तो मेरा ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि ये पर्टिकुलर कंट्री आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ये पर्टिकुलर कंट्री का नाम क्यों ले रहे हो। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था वो 2017 तक ये क्वेश्चन जेन्युइन था, ओके। उसके के पीछे का रीज़न ये था कि 2017 तक आप लोगों को जो भी यहाँ से MEIS बेनिफिट मिलते थे वो आपको कंट्री वाइज मिलते थे कि आप एक कंट्री के अंदर कुछ आपका प्रोडक्ट भेज रहे हो तो आपका जो इंसेंटिव है वो हर कंट्री के लिए अलग था। लेकिन 2017 के बाद आप आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी भी दुनिया की कंट्री में भेज रहे हो तो MEIS बेनिफिट सभी कंट्रियों के लिए एक ही है। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आप किसी भी कंट्री को टारगेट कीजिए और किसी भी कंट्री के बायर को टारगेट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो टॉप हो या ना हो। आप टारगेट करने के पहले सिर्फ इतना थोड़ा ध्यान रखिए कि आप उस पर्टिकुलर बायर को, जिसको भी माल बेचने जा रहे हैं, अगर आप उसकी ECGC ले रहे हैं तो आप सेफ साइड में काम कर रहे हो। जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क हम लोग आप लोगों को सिखाए हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट के तहत आप कुछ भी सभी रिस्कों को मैनेज करके चल रहे हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आना पॉसिबल नहीं है। कुछ रिस्क मैं आपको यहाँ से वापस बताते जा रहा हूँ। अगर एडवांस पेमेंट है तो आपको किसी भी प्रकार का ECGC लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, 100% एडवांस हो तो ECGC लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर पेमेंट आपका बाद में कुछ आना बाकी है तो उस बात का ध्यान रखना। अगर LC के अंदर है तो LC अगर टॉप 2000 बैंकों की में से किसी भी बैंक ने आपको वो LC दी हुई है तो वहाँ पर भी ECGC आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपके कलेक्शन में है और जिसमें बैंक की गारंटी नहीं रहती तो उसमें आप लोगों को कलेक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर CAD हो या DA हो, दोनों का आपको डॉक्यूमेंट का आपको ECGC लेना ज़रूरत पड़ेगा। तो ये बात का ध्यान रखिए। ये नंबर 1 रिस्क है पेमेंट नहीं आने की, जिसको हम लोग कॉमर्शियल रिस्क बोलते हैं। दूसरी रिस्क आती है आपकी डैमेज टू द गुड्स की रिस्क, जो आप मरीन इंश्योरेंस का इंश्योरेंस लेते हुए आप उसको कवर करते हैं। तीसरी रिस्क है आपका, वो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। वो आप अपनी बैंक के थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करके आप उसको कवर कीजिए। अभी जो नया ट्रेंड आया है, मैंने देखा है कि सब लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नया पेमेंट टर्म आप लोग यूज़ कर रहे हो। वो ये है कि हमको 20% या 30% एडवांस दीजिए, बाकी का बैलेंस हम लोग आप लोगों को एक्सपोर्ट करने के बाद बिल ऑफ लीडिंग आपको हम लोग स्कैन करके भेज देंगे। बाद में आप पेमेंट रिलीज करना, फिर हम यहाँ से आपको वो बिल ऑफ लीडिंग आपको यहाँ से डिस्पैच करेंगे, तभी आप वहाँ से कर पाओगे। आप अगर ऐसा भी पेमेंट हम किसी को दे रहे हैं तो इसके अंतर्गत आपको ECGC लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 20% देने के बाद अगर आपने शिपमेंट कर दिया, 80% देना बाकी है। अगर आप लोगों ने बिल ऑफ लीडिंग यहाँ से उसको वहाँ पे ईमेल कर दिया है या स्कैन करके भेज दिया है किसी भी प्रकार को, और प्राइस बहुत अप डाउन हो गई है, तो वो शायद 80% देके आपका माल, आपकी पेमेंट नहीं करेगा और आपका जो माल है वहाँ पे अटका पड़ा हुआ होगा। और ख़ास
खास करके जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ध्यान देना है, तो ये बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। माल अगर बाय सी गया हुआ है तो उसको उस पर्टिकुलर ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की बहुत ज़रूरत है, तो आप उसके बगैर वो माल वहाँ पे छोड़ा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वही सेम बात अगर दूसरी किसी मोड ऑफ शिपमेंट में है, लाइक बाय एयर हो या बाय रेल हो या बाय रोड हो, तो उस सामने वाले कंसाइनी का नाम, अगर आप लोगों ने कंसाइनी में सामने बायर का नाम डाला है एयरवे बिल में या रेलवे में या ट्रक में, तो उसको ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट या ट्रक रिसिप्ट या एयरवे बिल नहीं चाहिए माल उठाने के लिए, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है और सामने वाली एयरलाइंस या रेलवे या ट्रक वाला आप वो उन माल उनको दे देगा। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस बात का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप माल जो है वो मोड ऑफ शिपमेंट आपका एयर, रेल या रोड है, तो उसमें कंसाइनी में बायर का आप नाम बिल्कुल मत लिखिए, उसकी बैंक का नाम लिखिए। उसकी बैंक हमेशा उसको डिलीवरी ऑर्डर देगी तो कुछ उसको जितना इनवाइस का अमाउंट है वो उसका अकाउंट डेबिट करके अपने पास रखेगी, बाद में ही उसको डीओ देगी। तो आप इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें बाद में शिपमेंट किया करना, क्योंकि ये जो मोड ऑफ शिपमेंट है उसके वजह से भी आपका ट्रांजेक्शन में बहुत सारा बड़ा फर्क आ सकता है। आई होप कि आपको ये बात अभी माइंड में क्लियर हो गई होगी कि मुझे यहाँ से किस तरह से बायर जो सामने वाला है उसको किस तरह से माल भेजना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप ऑन वाचिंग एंड आपके और कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे पोस्ट कीजिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स वंस अगेन।